It is now our honor to invite the guest of honor, respected academician, policy advisor, Professor Harbans Dikshit ji, advisor to the Raj Bhavan Secretariat, Government of Assam. Professor Dikshit is a distinguished legal scholar and administrator with over 39 years of experience in academic research and public service. He currently serves as the Dean of the College of Law and Legal Studies at the Thankar Mahavir University, Moradabad. In addition to his academic role, he holds the position of advisor at the Raj Bhavan Secretariat, Government of Assam. Professor Dikshit served as the Judicial Magistrate First Class and was a member of the Juvenile Justice Board in Moradabad from February 2005 to October 2010. His current advisory role at the Raj Bhavan Secretariat involves contributing to policy and educational initiatives in Assam. He has also developed educational materials for LLM students and conducted research projects funded by UGC and Ministry of Social Justice and Empowerment, focusing on civil rights and the prevention of atrocities against scheduled caste and scheduled tribes. So please welcome Professor Harbans Dikshit ji. थैंक यू वेरी मच। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय, महामहिम के लिए एक और संबोधन मेरे लिए है कि महामहिम की भूमिका मेरे जीवन में ऐसे व्यक्ति की है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों के मुताबिक आचरण करके उन्होंने मुझे प्रशिक्षित किया है शुरू से। तो मेरे लिए इस क्षेत्र में वो रोल मॉडल भी हैं, रहे हैं और हैं आज भी। ऐसे महामहिम आज के होस्ट भी और हमारे अत्यंत सम्मानित ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब, अभी जिनका हम लोगों ने विद्वत्पूर्ण उद्बोधन सुना, ऐसे प्रोफेसर विवेक कुमार जी, रजिस्ट्रार साहब, हमारे विद्वान फैकल्टी मेंबर्स, अत्यंत प्रिय विद्यार्थियों और मीडिया के मेरे मित्रों। अभी हमारे प्रोफेसर विवेक कुमार जी ने जिस हिस्से को बताया, मैं उससे थोड़ा सा अलग, जो हिस्सा आपने पूरा कर दिया है, अपने आप को मैं कोशिश करूंगा कि उसके दूसरे वाले हिस्से पे अपने आप को सीमित रखूं और अपने आप को मैं, चूंकि समय की सीमा है, मैं अपने आप को निश्चित सीमा में रख लेता हूं। आज जो है डॉक्टर अंबेडकर साहब की भूमिका क्या है हमारे राष्ट्र के निर्माण में, और इसके लिए मैं जो पैरामीटर रखूंगा वो ये कि 25 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो उनका अंतिम उद्बोधन था, उसमें उन्होंने हमें क्या कुछ कहा था, हमसे क्या अपेक्षाएं की थी नागरिकों के रूप में, हम उसके मुताबिक कितना जी सके हैं, और आगे उन्होंने जो अपेक्षाएं की थी हमें क्या पूरी करनी है, उसी बात को मैं बहुत संक्षेप में आपके साथ बांटना चाहूँगा। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अपनी स्पीच में शुरू में ही ये कहा था संविधान के बारे में कि संविधान एक सामान्य दस्तावेज नहीं है, और संविधान का काम करना उसको बरतने वालों की नीयत के ऊपर निर्भर करता है। अगर अनगढ़ भाषा में भी लिखा हुआ संविधान है, उसको चलाने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, तो संविधान बहुत अच्छा चलेगा। और चाहे जितना अच्छा संविधान, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं कि सोने के शब्दों में भी अगर हम अपने आईन को लिख दें तो कोई मतलब नहीं होता अगर हमारी नीयत ठीक न हो। तो अपने आप को मैं पहले एक हिस्से पे, इस पे अपने आप को केंद्रित रखता हूं, उसके बाद कहाँ हम थोड़ी सी हमें और कुछ करना है, और उसमें हमारे विश्वविद्यालय के अध्यापकों की क्या भूमिका है, क्योंकि हम लोग शिक्षण व्यवस्था के ऐसे मुकाम पे हैं जहां पर हम बहुत कुछ करने की स्थिति में हैं। तो पहले वाले हिस्से पे मैं बहुत पुलक गाथा के साथ 2-3 बातें शेयर करना चाहूँगा कि जो कुछ, जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, वो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस के हिमायती थे। उनका ये मानना था कि पॉलिटिकल जस्टिस से ही तो उससे शुरुआत होती है, जब तक सोशल जस्टिस ना हो, जब तक इकोनॉमिक जस्टिस ना हो, तब तक उसका कोई मतलब नहीं। कम से कम सोशल जस्टिस के मायने में जो उन्होंने अलख जगाई हिंदू कोड बिल के माध्यम से, आज 2025 में
कम से कम हम ऐसी स्थिति में हैं कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से खड़ा होकर के जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर भेदभाव की वकालत नहीं कर सकता। और हम अगर यहां तक पहुंचे हैं तो इसका पूरा का पूरा श्रेय उस महान व्यक्ति को मिलना चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर महोदय को मिलना चाहिए। इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात, जो पॉलिटिकल या जो हमारे देश के या जो हम क्या कुछ कर पाए हैं, आखिर हमारी तुलना तो हमारे भाई बंधुओं से होगी। मैं भाई बंधुओं से पहले तुलना कर लेता हूं। मेरी तुलना पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, नेपाल से, ऊपर चाइना से, मानिए चाइना को मैं अलग रख देता हूं, अलग तरीके के लोग हैं, इराक से, ईरान से, यही हमारे भाई बंधु हैं, नीचे श्रीलंका से। एक भी देश ऐसा नहीं है जहां पिछले 75 वर्षों में लगातार डेमोक्रेसी जीवित रही हो। एक भी। डेमोक्रेसी इज अ लग्जरी माय फ्रेंड्स। Democracy is always a luxury. It is very difficult to afford democracy for any society. And if we are affording it, 18 आपने आम चुनाव किए, 100 से ज्यादा आपने राज्यों में चुनाव कराए, और इतना ही नहीं, शांतिपूर्वक चुनाव करवा करके, और उन देशों के बीच रह करके जहां पर कि लोकशाही हर समय बंदूक के साये के नीचे कांपती रही हो, वहां पर आपने ये हासिल किया है। ये क्रेडिट अगर ये आप पा सके हैं तो ये भी निश्चित रूप से श्रेय उस महान व्यक्ति को जाता है, डॉक्टर अंबेडकर साहब को जाता है। मैं थोड़ा सा इसका उदाहरण एक और थोड़ा दे देता हूं। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि इतने ही वर्षों में, करीब करीब जितना वक्त हुआ हमें आजाद हुए, उतने ही समय का एक उदाहरण दे रहा हूं मैं अमेरिका का। 1779 के आसपास शायद प्रोफेसर साहब उनका वो आइन तैयार हुआ था। मैं 1857 की बात आपसे शेयर करने जा रहा हूं। जिस समय हम पहली आजादी लड़ रहे थे, उस समय वहां पर जो स्लेवरी की स्थिति ये थी कि एक दास, उस समय उस प्रांत में जहां पर कि दास प्रथा समाप्त हो गई थी, एक दास जाता है कि स्कूल टीचर के यहां, और ये कहता है कि चूंकि मैं दास अब नहीं रहा, मुझे आप पढ़ने की इजाजत दे दीजिए। स्कूल टीचर मना करता है। अंत में वो व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर साहब जैसा जिजीविषा वाला रहा होगा, ड्रेड स्कॉट नाम, सुप्रीम कोर्ट जाता है। और पता है सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस टेनी वाज चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका एट दैट टाइम। चीफ जस्टिस टेनी की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ कहती है, ब्लैक्स आर ब्लैक्स एंड व्हाइट्स आर व्हाइट्स, दे आर नॉट मींट फॉर बीइंग एजुकेटेड। और जानते हैं प्रभाव क्या पड़ा? वो हम लोग गीत सुनते हैं ना, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। इस एक पंक्ति ने, जुडिशियरी, ऐसा नहीं कि न्यायपालिका ने हर समय अच्छा काम ही किया हो, इस एक पंक्ति का प्रभाव यह पड़ा कि अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हो गया, जो 1865 में अब्राहम लिंकन की बलि लेकर के समाप्त हुआ। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें वो दुर्दिन नहीं देखने पड़े हैं। और कल इतना नहीं, मैं 2 कदम और आगे बढ़ता हूं इसको लेकर के। उसके बाद फिर वो व्यक्ति इतने जिजीविषा वाले थे कि जब देखा कि ये स्थिति आई, सुप्रीम कोर्ट वाज ऑन बैकफुट। वो फिर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो पढ़े लिखे लोग सिद्धांत निकालते हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट सिद्धांत निकालता है कि नहीं, आपको पढ़ने की इजाजत तो मिलेगी, सेपरेट बट इक्वल ट्रीटमेंट, यू विल बी गिवन ये राइट ऑफ एजुकेशन, यू विल बी गिवन एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज, बट देयर विल बी सेपरेट यूनिवर्सिटी फॉर ब्लैक्स एंड सेपरेट यूनिवर्सिटी फॉर व्हाइट्स। अमेरिका ने वो दिन देखे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें कभी भी हमने सोचा भी नहीं है, और ये देन है तो डॉक्टर अंबेडकर की देन है। आगे फिर उसके बाद केवल इतने से ही संतुष्ट नहीं हुआ। अच्छा, अमेरिका ने दिन देखा है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज, फिर लोग गए सुप्रीम कोर्ट में, उनको नो, सेपरेट ट्रीटमेंट कैन नॉट बी इक्वल ट्रीटमेंट, यू आर हैविंग सेपरेट काइंड ऑफ faculty members, separate infrastructure, and more so if we are equal, why shouldn't we be given the same facility? तो एक ही क्लासरूम में, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, बीच में बैरिकेटिंग होती थी, एक तरफ से ब्लैक आता था, एक तरफ से व्हाइट आता था। अमेरिका ने वो दिन भी देखा है। और जो आपने 1950 में अपने संविधान में दे दिया, 1956 में ब्राउन वर्सेज बोर्ड ऑफ एजुकेशन में, 56 में वहां पर उस हालत को प्राप्त कर पाए। और ये अगर इतने साल आप आगे निकल पाए, तो ये देन डॉक्टर अंबेडकर साहब को क्रेडिट जाती है।
इतना ही नहीं, एक उदाहरण अमेरिका का और जिसको कि ठीक, आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर दैट कंट्री। एक और उदाहरण देता हूं उसी देश के लिए, पानी मिल जाएगा, थैंक यू सर। वहां के लिए मैं थोड़ा सा बस मैं वहां के लिए मैं एक उदाहरण और देता हूं। 1930s में हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में मंदी आई थी। अमेरिका में न्यू डील लेजिस्लेशन के नाम से नए नए कानून बन रहे थे, जिसमें कि ये लाइसेंस वगैरह जैसी प्रणाली शुरू हुई थी ताकि लोगों को सामान मिल सके। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट जितनी बार ये कानून बनाए उतनी बार अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे। ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, रूजवेल्ट ने कहा उस समय के राष्ट्रपति ने 1937 में कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने काम से बाज नहीं आता है तो जो शब्द इस्तेमाल किया, आई विल हैव टू पैक अप द सुप्रीम कोर्ट इन ऑर्डर टू सेव दिस कंट्री फ्रॉम द कोर्ट। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें वो दिन नहीं देखने पड़े हैं। और ये क्रेडिट उन लोगों को जाती है, उस संविधान निर्माता को जाती है जिन्होंने हमें ऐसी स्थिति में रखा। और अंतिम बात, इससे जुड़ी हुई एक बात और कहता हूं कि ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल तो हम जानते हैं कि ये हमारा कोर रिक्वायरमेंट होती है। और डॉक्टर अंबेडकर साहब का भी मानना था किसी बड़े व्यक्ति की तरह कि पूंजी का एकत्रीकरण नहीं होना चाहिए। जो काम लेनिन साहब ने लाखों लोगों की हत्या करके जो हासिल नहीं कर पाए 1919 में, जमींदारी एबॉलिशन बना। एकमात्र देश है पूरी दुनिया में, एकमात्र देश है जमींदारी एबॉलिशन 1952 के माध्यम से मुट्ठी भर जमींदारों से जमीन लेकर के लाखों लाख भूमिहीनों को दी गई। और यह केवल इस देश में संभव हुआ। संभव इसलिए हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने यह संविधान तैयार किया था। हमें कृतज्ञ होना चाहिए उस महान व्यक्ति के प्रति। तो कैसे आगे बढ़ा है और कैसे किस तरीके से हमने जिया है इस संविधान को, वो हमारे सामने है। और एक बात इस मामले में व्यक्तिगत चर्चा आपसे क्षमा करें। एक बार की बात है, वाइंड अप कर रहा हूं मैं जल्दी। एक बार की बात है कि वो एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा था और ये हम यूनिवर्सिटी वालों की भी ये जिम्मेदारी है कि इस तरह की बातें हो जरूर हमारे बीच में। नो कॉन्फिडेंस मोशन में जहां तक मुझे याद है देवगौड़ा साहब के बाद गुजराल साहब को सत्ता मिली थी। दिन भर नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था। मेरा बेटा दिन भर देखता रहा नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो जैसे आमतौर पर अखबारों में होता है ना कि ये पॉलिटिशियन तो बहुत खराब होता है, शोर शराबा करता है। हम भी तमाम पढ़े लिखे लोग, बहुत आसान होता है पॉलिटिशियन के बारे में कुछ भी कहना। शाम को जैसे बाकी उसने सुना होगा, मुझसे कहा उसने कि पिताजी ये पॉलिटिशियन दिन भर केवल लड़ाई झगड़ा करते हैं क्या संसद में? मैंने कहा नहीं मेरे बच्चे, उस देश में जहां पर 6 इंच जमीन के लिए भाई भाई का कत्ल कर देता हो, वो देश जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ हो, वो देश जिसकी सीमा उधर अरुणाचल से लेकर के कच्छ के रण तक हो, इतने बड़े देश की बादशाहत अगर दिन भर चर्चा करके एक के सिर से दूसरे के सिर पे जाए ना, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब की मूर्ति कहीं मिले साष्टांग दंडवत करना उसको। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये अनथिंकेबल है। एंड स्पेशली उस परिवेश में जहां पर हम एशिया के इस हिस्से में, जिसके बारे में आमतौर पर यह माना जाता है कि वी आर हैविंग स्वभावतः जेनेटिकली, तो मैं क्या कहूं, इनहेरेंटली वी आर हैविंग फ्यूडल और सेमी फ्यूडल माइंडसेट। मैं अपने आप को भी उसमें शामिल करता हूं। बाय नेचर हम रूल ऑफ लॉ को आगे बढ़ाने वाले लोगों में से थोड़े कम हैं। बाय ट्रेनिंग आएगी धीरे धीरे, ईश्वर करे कि वो आए हम सब में, लेकिन वो है। तो वहां पर अगर हम ये ऐसा कर पाए हैं तो ये क्रेडिट जाती है उन लोगों को जिन्होंने ये संविधान जैसा दस्तावेज हमें दिया है और जिसके प्रणेता, जिसके पृष्ठभूमि में डॉक्टर अंबेडकर साहब जैसे व्यक्ति रहे, डॉक्टर अंबेडकर साहब रहे। हमें तो ब्रिटेन जैसे देश में भी एक बार, आई अप्रिशिएट ब्रिटिशर्स फॉर देयर कन्वेंशन एंड ऑल दीज थिंग्स, लेकिन ब्रिटेन जैसे देश को भी एक बार 1649 में चार्ल्स फर्स्ट का असैसिनेशन देखना पड़ा था क्रांति के कारण।
क्रांति के कारण, हालांकि उनके 1000 वर्षों के इतिहास में कभी ऐसा नहीं, एक्सेप्ट वन एक्सेप्शन, सौभाग्यवश आपको ऐसे कोई दिन नहीं देखना पड़े तो पड़ा, तो इसकी क्रेडिट भी उस महान व्यक्ति को जाती है और ये कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर। अब मैं अंतिम बात पे आता हूँ, जो हमारे प्रोफेसर विवेक कुमार जी ने कहा था कि हम लोगों की क्या जिम्मेदारी हो। मेरे मित्रों, और विशेषकर मैं अपनी फ्रेटर्निटी से निवेदन कर रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ ये बात कि वी आर एट डोनर्स एंड। हमारा विद्यार्थी रिसीविंग एंड पे होता है, हमें आइकॉन मानता है और तकरीबन वही बात लेके जाता है जो हम उसे कहते हैं, और कई बार तो दुनिया भर की बातें झूठ रहती हैं, जो हम कहते हैं वो सही मानता है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक चिंता व्यक्त की थी अपने उस स्पीच के, आज मैं केवल वो स्पीच मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है और आप में से अधिकतर लोगों ने पढ़ी होगी कि मैं जितनी बार पढ़ता हूँ कुछ बार तो मेरे रोए जरूर खड़े होते हैं अच्छाई से। उसके अंतिम हिस्से में वो कहते हैं, और जो प्रोफेसर विवेक कुमार जी की जो चिंता या जो उन्होंने कहा था, जो उन्होंने प्रश्न किया था, मैं उससे समापन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि हमारे लिए सबसे बुरा दिन वो होगा या देश की आज़ादी तब खतरे में पड़ेगी जब अपने स्वार्थ को हम राष्ट्र के ऊपर रखेंगे। संविधान हमें एक कल्चर देता है। अगर हमने ये वायदा किया है अपने आप से, वी द पीपल से, कि हम सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का वायदा करते हैं अपने आप से, अपने आप को दे करके, या हम ये कहते हैं कि हम सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस या कि फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी के बारे में हम अगर अपने आप से ये संविधान किसी पॉलिटिशियन के लिए केवल नहीं है, हम लोगों ने अपने आप को, वी द पीपल, हमने लिखा है, हमारी ओर से लिखा है, एंड वी हैव गिवन टू आवरसेल्व्स। तो वो कहते हैं कि जिस दिन हम संविधान के ऊपर अपने हित रखेंगे वो हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्दिन होगा। और उन्होंने आगाह किया कि हमें वो दिन नहीं आना चाहिए जिस दिन कि अपने खुद के स्वार्थ को संविधान से ऊपर रखें। बल्कि एक उन्होंने उदाहरण भी दिया, बीच में एक ब्राइस एक विद्वान हुए, उन्होंने जिक्र किया है, अमेरिका में एक बार एक पोप, राष्ट्रवादी पोप, उन्होंने ये तय किया कि हम एक प्रार्थना में शामिल करें, गॉड ब्लेस द नेशन। तो बहुत चर्चा हुई तो यह कि नहीं, नेशनलिटीज में तो कई बार डिफरेंस हो सकता है कि ठीक है, कोई जात के आधार पर नेशनलिटी बना सकता है, कोई धर्म के आधार पर नेशन तैयार कर सकता है, तो ठीक है, नेशन शब्द को निकालते हैं, गॉड ब्लेस यूएसए। और उसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हम, ठीक है, अपना जो भी हमारी सोच हो, हमारी सामाजिक चिंतनधारा हो, धार्मिक चिंतनधारा हो, जो भी हो, हमें इस बात का जरूर ख्याल रखना है कि हमें संविधान को, इस देश को अपनी व्यक्तिगत सोच से ऊपर रखना है। और जो हमने अब तक हासिल किया है 47 से लेकर के अब तक, इसे अगर और मजबूती देनी है तो स्वाभाविक है कि हमें उस महान व्यक्ति के इस चेतावनी का या इस संदेश का या इस नसीहत की चिंता करनी है। और हम सभी, आप सभी इसके सबसे बड़े ध्वजावाहक हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बच्चे जो निकल करके जाएंगे वो तैयार होंगे। मुझे उम्मीद है कि आज जो आप लोगों ने शुरुआत की है, इसके माध्यम से ये संदेश उन बच्चों तक भी पहुँचेगा और ये सफलीभूत होगा। मैं हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ आप सभी के प्रति कि आप सभी के बीच हमें आने का मौका मिला, आप सबसे अपना विचार साझा करने का मौका मिला। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।